दोस्तों नमस्ते। पिछले वीडियो में अपन ने आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध इनके बारे में पढ़ा। आज अपन इस वीडियो में उससे आगे अंग्रेज़ों की विभिन्न विलय की नीतियों के बारे में देखते हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है अपना, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई और ये क्या थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 1813 से 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे शुरू किया था सर्वोच्चता की नीति को, और इसके तहत कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, भारतीय राज्यों के ऊपर है, इसलिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो सर्वोच्चता की नीति मानी, उसमें ये माना उन्होंने कि हम सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च हैं, इसलिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न अपना है, सर्वोच्चता की नीति के तहत कंपनी द्वारा कित्तूर पर कब्जे के प्रयास का क्या परिणाम निकला? यानी सर्वोच्चता की नीति के तहत सबसे पहले कित्तूर पर अधिकार करना चाहा, और कित्तूर कर्नाटक में है, जिसका विरोध किया। वहाँ पे कित्तूर कर्नाटक में स्थित है। कब्जे के प्रयास पर रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। तो याद रखना, यानी जो सर्वोच्चता की नीति है उसके तहत सबसे पहले किसे अधिग्रहित कर्नाटक की जो कित्तूर रियासत है उसे अधिग्रहित करने की कोशिश की, तो वहाँ पे विरोध हुआ और रानी चेन्नम्मा ने सबसे पहले विरोध किया। अपना प्रश्न तीसरा है, रानी चेन्नम्मा का दमन अंग्रेजों ने कैसे किया? तो रानी चेन्नम्मा को 1824 में अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया, और वहाँ पे उनकी 1829 में मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में सर्वोच्चता की नीति का विरोध करने वाले थे। यानी चेन्नम्मा के निधन के बाद ये नहीं है कि विरोध जो है उसका अंत हो गया, उसके बाद भी कित्तूर में सर्वोच्चता की नीति का विरोध जारी रहा। तो कित्तूर में चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित सांगोली के गरीब चौकीदार रायना ने रायना जो था उसको क्या है, जनता का सहयोग प्राप्त था। उन्होंने ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो देखो, जो कित्तूर कर्नाटक में स्थित रियासत है उसको सर्वोच्चता की नीति के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा अधिग्रहित करने पर सबसे पहले चेन्नम्मा ने विरोध किया, जिसे 1824 में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रायना ने उसका विरोध किया और रायना को गिरफ्तार करके 1830 में फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न अपना है, अंग्रेज़ों ने सिंध और पंजाब पर कब अधिकार किया? तो सिंध पर 1846 में और पंजाब पर 1849 में अधिकार कर लिया। विलय की नीति क्या है, वह किसने शुरू की? सर्वोच्चता की नीति वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, और सर्वोच्चता की नीति के बाद आती है विलय की नीति। तो विलय की नीति देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, और डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 56 तक। 1856 तक ये भारत के क्या रहे, गवर्नर जनरल रहे, ने शुरू की। इस नीति के तहत किसी शासक की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। इसे ही क्या कहा जाता है, गोद निषेध नीति कहा जाता है। तो विलय की नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या है विलय की नीति? कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है तो उस शासक की मृत्यु के बाद उस रियासत को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे। किसी भी शासक को गोद लेने
पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं है। यह गोद निषेध नीति थी। विलय की नीति के तहत किन रियासतों का अधिग्रहण किया? तो ये क्रम से दिया हुआ है। प्रश्न भी अपने को जो पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि भाई किन किन रियासतों का अधिग्रहण किया गया, या इनमें से कौन सी रियासत ऐसी है जिसका विलय की नीति के तहत अधिग्रहण नहीं किया गया। इसमें से 3 नाम दे देंगे, 4 एक नाम कोई अन्य दे देंगे, तो वही अपना उत्तर हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले सतारा का किया 1848 में, फिर संबलपुर का किया 1850 में, फिर उदयपुर को अपने अधिकार में ले लिया 1852 में, फिर नागपुर को 1853 में और फिर झांसी को 1854 में विलय की नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने अवध पर नियंत्रण कब व किस प्रकार किया? तो अंग्रेजों ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके और अवध के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? ब्रिटिश इलाके में ब्रिटिश इलाके प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अगला प्रश्न अपना है, वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में प्रेसिडेंसी थी। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है उनका टाइम पीरियड है 1773 से 1785 का, और इनके समय में भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, अर्थात वर्तमान मुंबई। तो इन तीनों स्थानों पर अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी। यहाँ प्रशासकीय नियंत्रण अंग्रेजों का था। अब देखो, जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उसके ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। तो मित्रों, यानी प्रश्न जो है वो कैसे बन सकता है यहाँ पे कि हेस्टिंग किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग का आरोप लगाया गया, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग। किसने मुकदमा दायर किया? एडमंड बर्के ने। तो आप इस बात को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना है, भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का कार्य कितने पंडितों को व कब सौंपा गया? यानी अंग्रेज़ों ने कुछ न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी जो भारत के जो कानून बने हुए थे यहाँ पे, उन कानूनों का एक संकलन तैयार करने के लिए कुछ पंडित नियुक्त किए। तो वो पंडित कितने थे? 11 पंडितों को नियुक्त किया 1775 में। भारतीय कानूनों के इस तैयार संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो उन 11 पंडितों ने जो एक कानूनों का संकलन तैयार करके दिया, उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया N.B. होलहेड ने। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था तो 1773 में। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? तो अंग्रेज अपनी सेना को सिपोही आर्मी के नाम से पुकारते थे। भाप की तकनीकी का आविष्कार कब हुआ और उसका क्या परिणाम निकला? तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भाप की तकनीकी के आने से अंग्रेजों को पहले भारत आने में 6 से 8 माह लग जाते थे। अब वह यात्रा 3 हफ्तों में ही हो जाती थी। तो यानी जैसे ही भाप के इंजनों का आविष्कार हुआ तो जो नावें वगैरह थी वो भाप के इंजनों से संचालित होने लगी। पहले जो यात्रा अंग्रेज़ों को जो समय लगता था भारत आने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, और वही यात्रा अब क्या है, भाप के इंजनों के आविष्कार होने से 3 सप्ताह में ही पूरी हो जाती थी।
अगला प्रश्न अपना है 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो 1857 में भारत के 63% भूभाग पर तथा 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। आज ये अपना अध्याय यहाँ पे पूरा हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।